हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे लायबिलिटीज के बारे में कि लायबिलिटीज क्या है, इसकी कौन कौन सी उदाहरणें हैं और कितनी प्रकार की होती है। आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक लायबिलिटीज। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स लायबिलिटीज के मीनिंग की। तो आपको बता दें, लायबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज। लायबिलिटीज का मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। यहां पर स्टूडेंट्स मैं दो वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूं जो आपके लिए मेन है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो अब आप सोच रहे होंगे ऑब्लिगेशन क्या है और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, ऑब्लिगेशन कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब कर्तव्य। हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसे हमने यहां पर कौन सा नाम दिया? डेब्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले यह बात बता दें कि हम सभी को यह मालूम है कि हम अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ऑब्लिगेशन के साथ फाइनेंशियल वर्ड यूज किया, मतलब पेमेंट के रिगार्डिंग हमारा क्या कर्तव्य है। मतलब हम शॉर्ट भाषा में बताएं, सिंपल से वर्ड्स में आपको अगर बताएं तो हम यह कह सकते हैं कि अगर हमने किसी को किसी भी तरीके की पेमेंट करनी है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो पेमेंट हमारी क्या है? लायबिलिटी। मतलब हमारा क्या है? कर्तव्य कि हमने किसी को पैसे देने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पर लायबिलिटी का मीनिंग कौन सा कर्तव्य लेना है? जो पैसे के साथ रिलेटेड है। जैसे एक एग्जांपल देकर स्टूडेंट्स आपको समझाते हैं डिटेल में। देखिए, हम बिजनेस में डीलिंग करते हैं, तो डीलिंग का मीनिंग क्या था? परचेज और सेल। और अगर हम परचेज करेंगे गुड्स को तभी हम सेल कर पाएंगे। तो परचेज जब हम करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कई बार क्या होता है, हमारे पास बिजनेस में फाइनेंशियल सोर्सेस की कमी होती है, तो हम अपने सप्लायर से टाइम ले लेते हैं कि आपको अभी पेमेंट नहीं करेंगे, कुछ टाइम के बाद पेमेंट कर देंगे। तो वो सप्लायर हमारा क्या बन जाता है? क्रेडिटर। मतलब हमने उनको पैसे देने थे, क्यों? क्योंकि हमने सामान खरीदा उधार पर। तो यहां पर जो क्रेडिटर होगा वो हमारी क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि हमने उनको पेमेंट करनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस एग्जांपल के साथ समझ में आ गया होगा कि लायबिलिटी में हम बात कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस ने अगर किसी को भी कोई अमाउंट अभी पे करनी है, मतलब पेंडिंग है, तो उसे हम लायबिलिटी कहेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट liabilities refers to those amounts which are payable by the business। देखिए यहां पर मैंने क्या वर्ड यूज किया? पेएबल। पेड वर्ड नहीं लिखा। पेएबल का मीनिंग क्या है? अभी पे करना है, कोई भी रकम अभी पे करनी रहती है तो उसे हम लायबिलिटी कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह से एक एग्जांपल और भी देते हैं आपको। देखिए क्रेडिटर्स, यह मैंने आपको इसकी एग्जांपल समझा दी डिटेल में। इसके अलावा बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डिबेंचर्स, कैपिटल एटसेट्रा। तो बात करते हैं बैंक लोन की। बैंक लोन में क्या बताएंगे दोस्तों? देखिए, कई बार हमें बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं? हम किसी से पैसा बोरो कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने बैंक लोन लिखा है, मतलब हमने बैंक से, जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनसे पैसा बोरो कर लिया। तो अब अगर पैसा बोरो किया है तो कल को वापस तो करना पड़ेगा, रिटर्न तो करना पड़ेगा। तो ये बैंक लोन क्या है? लायबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने उसके पैसे देने हैं, तो बैंक लोन को हम लायबिलिटी साइड पर शो कर देंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग क्या है? जो खर्चा हो गया परंतु अभी पे नहीं किया, पे करना है, अभी पेंडिंग है, पेमेंट रहती है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या बता सकते हैं? लायबिलिटी में भी इंटरनल और एक्सटर्नल,
लायबिलिटी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इसके बारे में मैं आपको टाइप्स में पूरी डिटेल में बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए दोस्तों, लायबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स ऑफ द बिजनेस। यह बात आपने जरूर ध्यान में रखनी है कि लायबिलिटीज हमेशा एसेट्स के इक्वल होती हैं, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल आएंगी। इसीलिए बैलेंस शीट की दोनों साइड्स हमेशा क्या रखते हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स इक्वल करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यह बात तो हम ध्यान में रख लेंगे कि लायबिलिटीज और एसेट इक्वल होती हैं, परंतु क्यों, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? तो इसके बारे में अब आपसे बात करते हैं, इसका लॉजिक आपको समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर, क्यों प्रॉपर्टी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने एसेट्स वाला पॉइंट समझाना है। तो एसेट्स को हम कहते हैं क्या थे सिंपल वर्ड्स में, प्रॉपर्टीज। तो अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो सोचिए कैसे खरीदेंगे। आप सोचेंगे कैसे खरीदेंगे, पैसों के साथ? नहीं स्टूडेंट्स, पैसों के साथ तो खरीदेंगे, परंतु आपके पास कौन कौन से सोर्स है, पैसा कहां से लाएंगे? तो आप सोचेंगे, तो आपको बता दूं कि हमारे पास मेनली दो सोर्स होते हैं, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। तो इंटरनल सोर्स में क्या हुआ कि मेरे पास सपोज कीजिए मैंने एक्चुअल में कोई बाइक खरीदनी थी और वो बाइक के लिए मुझे चाहिए थे 50,000 रुपीज। तो मेरे पास खुद के थे 20,000 रुपीज। तो वो 20,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिए कि मैं पैसे लगाने को तैयार हूं, बाइक खरीदनी है, हर हाल में खरीदनी है। तो अब क्या होगा, मुझे 30,000 रुपीज और चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, किसी फ्रेंड से बोरो कर लिया या किसी से लोन ले लिया थोड़े टाइम के लिए। मैंने कहा कमाकर आपको वापस कर दूंगा। तो यहां पर 30,000 किस सोर्स से आए, एक्सटर्नल सोर्स से। तो 20 + 30 = 50। तो एसेट थी बाइक, वो बाइक एसेट थी, वो कितने की थी, 50,000 की। तो जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ से जब हम सोचते हैं तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस ने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी वो कहां से खरीदी होगी, इंटरनल और एक्सटर्नल से। तो बिजनेस में इंटरनल कौन हुआ, उसके मालिक, जिसको अमाउंट को हम कहां पर शो करते हैं, एज ए कैपिटल। और एक्सटर्नल के तौर पर कौन हुआ, जो आउटसाइडर्स हो गए, जैसे कि मैंने बताया बैंक से लोन ले लिया या अदर इंस्टीट्यूशंस होगी। तो इसी तरीके से मान लीजिए बिजनेस ने 20,000 तो कैपिटल हो गई थी, 30,000 एक्सटर्नल सोर्स हो गया तो वो स्टूडेंट्स बिजनेस की जो एसेट बनेगी 50,000 की, वो लायबिलिटी के इक्वल ही बनेगी, क्योंकि बिजनेस ने खुद थोड़ी पैसे खा जाने हैं। 20,000 तो उसे मालिक को वापस करने पड़ेंगे जो कैपिटल का लगा है, 30,000 उसे आउटसाइडर को वापस करने पड़ेंगे। तो टोटल उसने कितना देना है, 50,000। और टोटल उसके पास एसेट भी कितनी है, 50,000। तो उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि लायबिलिटी और एसेट हमेशा इक्वल क्यों होते हैं। तो अब बात करेंगे स्टूडेंट्स, आपको बताएंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं लायबिलिटीज की, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड लायबिलिटी, नंबर 2 करंट लायबिलिटी, नंबर 3 कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड लायबिलिटी की। फिक्स्ड लायबिलिटी क्या है? फिक्स्ड लायबिलिटी इज a liability which is payable in long run, that is after 1 year। अगर बिजनेस ने किसी को पेमेंट करनी है परंतु अभी नहीं, लॉन्ग रन में करनी है, मतलब 1 साल के बाद, 1 साल तक हमने अभी कोई पेमेंट नहीं करनी है, हम लॉन्ग रन के लिए पैसा ले लेते हैं किसी से। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए कि हमें पैसे की जरूरत थी, हमने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा लगाना था। तो मैंने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया, कितने का, 25 लाख का। किस लिए कि मैंने सोचा कोई प्रोजेक्ट लगा रहा हूं, कोई प्लांट लगा रहा हूं और मशीनरी भी की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने प्लांट और मशीनरी के लिए 25 लाख के लिए लोन के लिए अप्लाई कर दिया बैंक के पास। तो बैंक ने मुझे 25 लाख लोन की मंजूरी दे दी और मुझे टाइम पीरियड दे दिया कि आपको यह लोन पे करना पड़ेगा विद इन 5 ईयर्स। तो वो लायबिलिटी लॉन्ग रन के लिए है, उसे मैं बैंक लोन के नाम से जानता हूं। ये एक एग्जांपल होगी बैंक लोन की जो मैंने आपको बताई। तो वो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया, तो उसे मैं किताबों में, बुक्स में फिक्स लायबिलिटी के
हेड में बताऊंगा कि यह हमारी फिक्स लायबिलिटी है जो हमने लॉन्ग रन में पे करनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको फिक्स लायबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स देखिए स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि किसी से बोरो कर सकते हैं, जरूरी बैंक से ही बोरो करना है हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी मनी लेंडर से भी ले सकते हैं। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा, ये डिबेंचर बॉन्ड्स भी एक तरीके की क्या है, एक तरीके के सर्टिफिकेट है जो कंपनी जारी करती है और उनसे लोन लेती है, उनको इश्यू करके एक तरीके का लोन ही लेती है। तो दोस्तों नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे करंट एसेट हमने पढ़ी थी, करंट एसेट कौन सी थी, जो शॉर्ट टर्म के लिए थी, तो करंट लायबिलिटी भी क्या है, जो शॉर्ट टर्म के लिए। अब शॉर्ट टर्म क्या था, विद इन 1 ईयर, मतलब हमारे बिजनेस ने अगर जो किसी को पेमेंट करनी है वो 1 साल के भीतर भीतर करनी है, विद इन 1 ईयर, तो उस लायबिलिटी को हम क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटी। तो इसकी एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बैंक लोन की बताई, जरूरी नहीं कि बैंक लोन हम मोर देन 1 ईयर के लिए लेते हैं, कई बार हम 6 मंथ्स के लिए लोन ले लेते हैं बैंक से या किसी और पर्सन से, तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग में आ जाएगा, ये करंट लायबिलिटी की एग्जांपल बन जाएगी। क्रेडिटर्स, अगर हमने किसी सप्लायर से सामान उधार पर ले लिया तो उसको कुछ मंथ्स के बाद पेमेंट करनी है, तो वो आमतौर पर शॉर्ट टर्म के लिए होता है फैसिलिटी हमारे पास, तो क्रेडिटर्स भी क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, इसलिए हम इसे करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे दोस्तों। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखिए सपोज कीजिए हमारी फर्म में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम उन्हें 1 मंथ के बाद सैलरी देते हैं, परंतु इस बार कुछ डिले हो गया और हमने उनको कह दिया कि आपको 10 और 15 डेज बाद देंगे क्योंकि हमारे पास अभी पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। तो दोस्तों यहां पर हमने 10 और 15 डेज की मोहलत मांग ली, उनको कह दिया कि 10 डेज बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो अब यहां पर क्या हुआ, 1 मंथ के बाद हम क्या लिखेंगे किताबों में कि आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब हमने अभी वेजेस पे करनी है। अगर सैलरी की बात करें तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब खर्चा पेंडिंग है, यह भी शॉर्ट टर्म के लिए है, इसे करंट लायबिलिटी माना जाएगा। दोस्तों इसे फिक्स लायबिलिटी कहा था, इसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं और नॉन करंट लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करें, नॉन करंट और करंट, तो फिक्स लायबिलिटी को आप नॉन करंट लायबिलिटी भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो लास्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्टीजेंट का मीनिंग क्या है, कॉन्टीजेंट का मीनिंग है जो चीज हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जो एक्चुअल में अभी तक नहीं बनी, कल को हमारी ये लायबिलिटी अराइज हो भी सकती है और नहीं भी। तो आज के हालात में ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनी है, अभी तक हमें लायबिलिटी में शो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यह अभी तक आज की एग्जिस्टेंस के टाइम में हमारी लायबिलिटी एक्चुअल में नहीं है, परंतु आशंका है कि यह लायबिलिटी बन सकती है। तो इसके हमने कैसे बताया, विच मे और मे नॉट अराइज, हो भी सकती है और नहीं, डिपेंड अपॉन द फ्यूचर, फ्यूचर में जाकर पता चलेगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी लायबिलिटी है जो हमें फ्यूचर में जाकर पता चलेगा, तो आज हम अभी कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए इसके एग्जांपल समझिए, केस ऑफ गारंटी, स्यू एटसेट्रा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं गारंटी की। सपोज कीजिए मैंने, मतलब हमारे बिजनेस ने किसी पर्सन की गारंटी दे दी बैंक को कि इस पर्सन को आप लोन दे दीजिए, कोई बात नहीं, ये हमारा वर्कर है एक तरीके से, आप इसको लोन दे दीजिए, अगर कल को यह पे नहीं करेगा तो हम पे कर देंगे। तो हमने उस वर्कर की, जो भी वर्कर था एक्स लगा लीजिए, उसकी हमने गारंटी ले ली। अगर एक्स पेमेंट नहीं करता कल को बैंक में, तो क्या होगा, बैंक किससे डिमांड करेगा, मेरे से, मतलब हमारी फर्म से, तो हमारी फर्म को वो पैसे देने पड़ेंगे। तो मतलब अगर उसने पे नहीं किए एक्स वर्कर ने, तो हमें पे करने पड़ेंगे, तो उस टाइम हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। अगर उसने पे कर दिए तो हमें पे नहीं करने पड़ेंगे। तो मतलब क्या हुआ, गारंटी के केस में क्या हुआ, अगर जिसकी आप गारंटी दे रहे हैं वो व्यक्ति पेमेंट कर देता है तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, अगर नहीं करता तो लायबिलिटी बन जाएगी। तो डिपेंड कहां पर करता है, उस व्यक्ति की सोच पर कि जो फ्यूचर में वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों स्यू, मतलब हो सकता है आपकी फर्म पर किसी ने केस किया हो, तो आपकी सुनवाई हो रही है कोर्ट में, तो आप केस जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। अगर आपको कल को केस हार गए, आपको जुर्माना देना पड़ा, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। अगर आप केस नहीं हारे, आप अपनी जगह सच्चे थे, आप केस जीत गए, तो आपको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, तो आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो दोस्तों इसलिए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को हम बुक्स में शो नहीं कर रहे, क्योंकि एक्चुअली ये अभी तक लायबिलिटी हमारी नहीं बनी है। परंतु
एक बात और बता दूं आपको दोस्तों, हम अकाउंट में कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म, जिसके अनुसार हमें लॉस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और प्रॉफिट के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमको दिख रहा है कि हमारी लायबिलिटी बन सकती है तो हम नोट क्यों नहीं करें? तो इसके कारण हम इन्हें बुक्स में बेशक नहीं शो करते, परंतु फुट नोट के तौर पर बता देते हैं। बुक्स के एंड में हम फुट नोट पे शो कर देते हैं कि ये हमारी लायबिलिटी बन सकती है। इस फैक्टर को हम इग्नोर नहीं करते किताबों में। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब एक और तरीके से मैं आपको लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा। वो तरीका कौन सा है, देखते रहिए, कंटिन्यू विद अस। आप पहले ये नोट कीजिए, इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन फिर करके दिखाते हैं लायबिलिटी की, परंतु किसी और बेसिस के आधार पर। स्टूडेंट्स, अब हम आपको बता दें कि लायबिलिटीज को हम दो टाइप्स में भी बांट सकते हैं। वो कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहले इंटरनल लायबिलिटी, सेकंड नंबर पर एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तो आपने बताया था कि लायबिलिटीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, अब आप बता रहे हैं कि हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। नहीं दोस्तों, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली आपने 3 कैटेगरीज बनानी थी जो मैंने आपको बता दी है, फिक्स्ड, करंट व कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। फिक्स्ड को हम नॉन करंट लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो आजकल जो +2 की बुक्स में आप रीड करेंगे तो वहां पर फिक्स्ड वर्ड की बजाय नॉन करंट लायबिलिटी वर्ड यूज किया जाता है ज्यादातर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके अलावा करंट लायबिलिटी भी बता दी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बता दी। तो ये 3 पॉइंट्स आपने बेसिकली याद रखने थे। परंतु अब ये तो मैंने आपको एक अनदर तरीका बता रहा हूं जिससे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं लायबिलिटी का, सोर्स के बेस पर, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स के बेस पर, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा इसका रोल है, क्या रोल है? जब आप कोई भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपकी अगर नॉलेज इंक्रीज होगी अकाउंट्स के रिगार्डिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपको क्लियर होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मेरा यहां पर जो मकसद है वो क्या है कि आपकी नॉलेज को इंक्रीज करना। इसीलिए मैं आपको बारीकी से डीप में ज्यादा बताता हूं दोस्तों कि आप डीप स्टडी कीजिए, जो हमारा मकसद है, जिससे आपको कल को कोई भी परेशानी ना आए। तो लेट्स स्टार्ट इंटरनल लायबिलिटी। In accounting we know that business and businessmen are different। देखिए, अकाउंट्स जब हम बनाते हैं हम यह बात ध्यान में रखते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट है। दोनों की जो एग्जिस्टेंस है उनको हम सेपरेट मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट देखा है, जिसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमने जब भी अकाउंट्स बनाने हैं उसमें बिजनेस को और बिजनेसमैन को दोनों को डिफरेंट मानना है और रिकॉर्डिंग कहां से करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है। तो देखिए दोस्तों, द अमाउंट विच इज पेबल बाय द बिजनेस, कोई भी अमाउंट जो भी पे करनी है, किसने पे करनी है? बिजनेस ने। किसको? बिजनेसमैन को। तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल लायबिलिटी। जैसे एग्जांपल देता हूं, कैपिटल। कैपिटल एक बेस्ट एग्जांपल है। देखिए कैपिटल का मीनिंग क्या? द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में लगा दिया था उसे हमने कैपिटल का नाम दे दिया। अब बिजनेस क्या कहता है कि मैंने वो पैसा बिजनेसमैन को वापस करना है। तो यहां पर क्या बात बताई थी कि जो पैसा बिजनेस ने बिजनेसमैन को देना है उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल लायबिलिटी। तो कैपिटल क्या हुई? इंटरनल लायबिलिटी। इसी तरीके स्टूडेंट, प्रॉफिट, रिजर्व, ये भी क्या है? इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ये सब पैसा मालिक का है, ओनर्स का है, उनमें चला जाएगा, मतलब उनको हम बांट देंगे। तो ये इंटरनल लायबिलिटी होगी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है दोस्तों? देखिए, विच इज पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स। जो ओनर्स को छोड़कर हमने किसी और को पैसे देने हैं उसे हम आउटसाइडर्स कहते हैं। जैसे कि सप्लायर्स, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी पर्सन हो सकता है जो ओनर नहीं है, बस उसको हमने अगर पेमेंट करनी है अभी, तो वो कौन सी लायबिलिटी मानी जाएगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे कि क्रेडिटर्स, बैंक लोन, डिबेंचर्स एटसेट्रा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर जरूर पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ नया भी सीखा होगा। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना जरूर और कमेंट में भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।